दोस्तों नमस्कार। जुलाई 13 को इंडिया ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की, वो कि म्यांमार के अंदर जाकर के। म्यांमार जो इंडिया का बॉर्डर रखता है, 1643 किलोमीटर का बॉर्डर रखता है इंडिया के साथ। और वहां पे जो NSCN के खापलांग ग्रुप के जो टेररिस्ट जो छुपे हुए थे म्यांमार के अंदर, और साथ में अल्फा अल्फा एक जो असम का टेररिस्ट ग्रुप है, उनको चुन चुन के मारा। और ये अटैक्स उन्होंने स्पेशली किया जिसको इंडिया ने क्लेम भी नहीं किया। ये अटैक किया ड्रोन्स के साथ। हमने 100 ड्रोन भेजे थे अटैक करने के लिए और चुन चुन के लोगों को मारा। जब ये लोग जिनकी लाशें लेके जा रहे थे, 3 इनमें से लीडर थे, अल्फा के इंपॉर्टेंट लीडर थे। जब इनकी लाशें लेके जा रहे थे तो तब भी ड्रोन अटैक किया और साथ में 2 इनके और इंपॉर्टेंट लीडर्स को मार दिया। और इससे इंडिया ने एक मैसेज भेजा है, जो हमारे एंटी नेशनल लोग बैठे हैं बॉर्डर के पास, चाहे म्यांमार में छुपे बैठे हैं कहीं भी, कि तुमको घर में घुस घुस के मारेंगे। और एक मैसेज भेजा है बांग्लादेश को कि तुम्हारे यहाँ जो टेररिस्ट है, जहां पे तुम प्लान कर रहे हो इंडिया पे अटैक करने की, तुमको भी ऐसे ही मारेंगे। हम किसी की परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि आज हम बहुत बड़ी पावर बन चुके हैं। और एक डायरेक्ट मैसेज गया पाकिस्तान को कि पहले तुमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, अब तुम्हारे को घुस के मारेंगे, क्योंकि पाकिस्तान जो टेरर कैंप है उनको दोबारा से बना रहा है और टेररिस्टों को ट्रेन कर रहा है इंडिया के अंदर भेजने की, अपने रास्ते से भी, और दूसरे भेज रहा है वो नेपाल के रास्ते। तो एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया इंडिया ने। और पहला ये स्ट्राइक नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक हमने म्यांमार के अंदर भी की थी, सारी बातें करेंगे। सर्जिकल स्ट्राइक हमने पाकिस्तान के अंदर भी की थी। और एक बहुत क्लियर मैसेज दिया इंडिया ने कि आज हमारी आर्मी को घुस के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने सोल्जर को गंवाने की जरूरत नहीं है। हम इंडिया के अंदर बैठ करके तुम्हें मारेंगे, तुम्हें घर में घुस के मारेंगे। और इसी इशू में बात करते हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी, बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती, और हर एक नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे इनकी नजर रहती है। बहुत इंटरेस्ट है इनको सारी बातें सीखने का, जानने का, और बहुत सी इनको नॉलेज भी है जो ऑफ कैमरा में बात करते हैं, क्योंकि हम आपस में बात करते रहते हैं एक दूसरे के साथ बहुत से नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज पे। उदय शंकर पानी जी, जो इंडिया ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की है म्यांमार के अंदर, वहां पे NSCN के खापलांग ग्रुप के लोगों को मारा, साथ में जो अल्फा के जो मिलिटेंट है उनको मारा। और ये जो अल्फा के लोग थे, इनको बांग्लादेश से भेजा गया था म्यांमार के अंदर कि इंडिया के अंदर जाकर स्ट्राइक करी, और साथ में चाइना भी इनके पीछे था जो इनको आर्म्स एमुनिशन दे रहा है। तो इंडिया ने एक बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया। आप इस पे कुछ बात कीजिएगा ताकि लोगों की नॉलेज बढ़े, लोगों को पता चले कि इंडिया कैसे स्टैंड कर रहा है। इंडिया ने अपनी दिखा दिया ड्रोन पावर, वो बहुत बड़ी बात है। जय हिंद सूद साहब। देखिए, ये सूद साहब ने जो आज टॉपिक लिया है, इसकी ज्यादा बातचीत हो नहीं रही मीडिया में, एंड इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और इस विषय पर आज का जो हमारा प्रोग्राम बेस्ड है, आई एम श्योर कि आपको बड़ी ड्रामेटिक बातें, इंटरेस्टिंग बातें आपको पता लगेंगी। अगर आपको अच्छी लगती है हमारी बातें, तो सूद साहब के इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करिए, ताकि ये आपकी जो मदद के साथ ये सूद साहब ऐसे ही प्रोग्राम बड़े लेवल पे और बहुत अट्रैक्टिव वे से हम लोग बना सकें। सर, ये चोरों की मंडली मिली हुई है। जो असम लिबरेशन फ्रंट है, वो कौन सा लिबरेशन फ्रंट है, किसको लिबरेट कर रहे हैं, कहां से लिबरेट कर रहे हैं, उनकी जरूरत क्या है? उनकी आज जरूरत है, उनका खाली एक ही काम है कि हिंदुस्तान की कैसे नुकसान करना। और ये लोग ना, दे ड्रग्स एंड आर्म्स सप्लाई से ये लोग सरवाइव कर रहे हैं। दे आर एंड फिर किडनैपिंग करते हैं, रैंसम मनी पे उनका चल रहा है जाके। सो दे आर बेसिकली क्रिमिनल्स। और खाली चाइना ही नहीं उनकी हेल्प कर रहा, पाकिस्तान ही नहीं हेल्प कर रहा, बांग्लादेश के भी फोर्सेस है जो उनको मदद कर रही हैं। और उन्होंने एक ऐसा जगह भी रखा है जो बड़ा ओपन बॉर्डर है और जो काफी बड़ा बॉर्डर है, दैट इज बर्मा बॉर्डर। वहां जाके से ये लोग को लगा कि हम सेफ हैं, हम यहाँ से अटैक करें। लेकिन अब हिंदुस्तान बदल चुका है, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक सेंटेंस बोला कि हम घर में घुस के मारेंगे, वो अब घर में घुस के मारना इज हमारा पहले फ्रंट लाइन हमारा मूव रहेगा। एंड वी विल नॉट लीव एनीबडी, चाहे पाकिस्तान में छुपो, चाहे तुम बर्मा में छुपो, या आप चाहे चीनी में छुपो, वहां हमारे हाथ पहुंच जाएंगे। और या तो कोई अज्ञात आदमी उड़ाएगा, या हमारे जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आजकल आई है उससे ये काम पूरे करेंगे। एंड दिस इज हाउ इट इज डन। बट
सूद साहब से हम जरा इंटरेस्टिंग बातें और थोड़ी बताएं हमें, तो आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू कंटिन्यू। देखिए, आप लोग तो जानते हैं कि हमारा पाकिस्तान से 3,343 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। चाइना के साथ जो टोटल बॉर्डर लगता है वो लगता है 4,057 किलोमीटर का, और बांग्लादेश के साथ लगता है 4,097 किलोमीटर का। और हमारा जो बॉर्डर लगता है नेपाल के साथ वो है 1,691 किलोमीटर का, जो एक ओपन बॉर्डर है। साथ में जो इंपॉर्टेंट बॉर्डर लगता है वो है म्यांमार के साथ, जो 1,643 किलोमीटर का बॉर्डर। और यहाँ पे बॉर्डर पे ये लगता है हमारे नॉर्थ ईस्ट की 4 हमारी स्टेट से बॉर्डर लगता है। एक अरुणाचल प्रदेश जिसके साथ लगता है 520 किलोमीटर का बॉर्डर, नागालैंड के साथ लगता है 215 किलोमीटर का बॉर्डर, मणिपुर के साथ लगता है 398 किलोमीटर का बॉर्डर, और मिजोरम के साथ लगता है 510 किलोमीटर का बॉर्डर। और ये सारा का सारे बॉर्डर पे जंगल है, और यहाँ पे फेंसिंग करने का काम किया जा रहा है, और गवर्नमेंट इसकी फेंसिंग कर रही है पूरे बॉर्डर की, क्योंकि यहाँ से मिलिटेंट इंडिया के अंदर आते हैं और आकर के टेररिस्ट एक्टिविटी करके चले जाते हैं। और इन टेररिस्टों को पैसे कौन देता है, आर्म्स कौन देता है? इनको पैसे देता है चाइना, और यूएस की डीप स्टेट इनको देती है पैसे, और ये इंडिया के अंदर मिलिटेंट एक्टिविटी करते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि जब यहाँ पे एक सर्जिकल स्ट्राइक की गई म्यांमार के अंदर। इससे पहले 2015 में हमारे 20 सोल्जर को मणिपुर के अंदर मार दिया गया था और 15 इंजर्ड हो गए थे। उसके बाद ये बात थी 4 जून 2015 की। उसके बाद पीएम मोदी ने जाना था बांग्लादेश के अंदर 7 और 8 जून को। उनके साथ डोवाल साहब भी चले गए, दोनों गए बांग्लादेश के अंदर। और लेकिन डोवाल साहब एक दिन पहले वापस आ गए कि 7 की रात को वापस आ गए, क्योंकि यहाँ पे कुछ एक्शन लेना था। म्यांमार के अंदर जो मिलिटेंट बैठे हैं, उस टाइम पे हमारे आर्मी के लोगों से कहा कि आप जाइए, इनका पीछा करिए, मारिए। तो आर्मी ने कहा हम ऐसे नहीं करेंगे, हमें 72 घंटे का टाइम चाहिए। आईबी और रॉ के चीफ भी साथ में थे। जो उस टाइम पे रॉ के चीफ थे वो थे राजिंदर खन्ना, जो नॉर्थ ईस्ट के एक्सपर्ट्स थे। मिलिटेंसी में उनकी पूरी पकड़ थी, और उन्होंने सारी प्लानिंग की। उसके बाद यहाँ पे एक सर्जिकल स्ट्राइक कर दी म्यांमार के अंदर घुस करके। हमारे सोल्जर को बॉर्डर से पहले उतार दिया गया प्लेन हेलीकॉप्टर से, और हमारे सोल्जर गए 4 टुकड़ों में बट गए। 2 टेरर कैंप थे, उनको घेर लिया, और एक ने तो घेरा और दूसरे ने पे स्ट्राइक कर दी, और वहां पे 30 से ज्यादा मिलिटेंट को मार दिया। साथ में हमने म्यांमार से कहा कि जितने भी मिलिटेंट कैंप है उनको बंद कर दो। और उस टाइम पे जो अटैक किया गया था वो किया गया था NSCN-K के ऊपर। खापलांग ग्रुप जो है, जो नागालैंड का एंटी नेशनल ग्रुप है, उस पे अटैक कर दिया गया। वहां पे काफी शांति थी, लेकिन अब वहां पे कुछ हरकत चल रही थी पिछले कुछ दिनों से, जब से बांग्लादेश लिबरेट हुआ है। और यहाँ पे अल्फा और NSCN के लोग खड़े थे, जो अपने कैंप पे खड़े थे, और उनको चाइना सपोर्ट कर रहा था। चाइना ने कहा भाई आप इंडिया पे कुछ अटैक करिए, ताकि इंडिया की अटेंशन डाइवर्ट करे, क्योंकि चाइना को बड़ी परेशानी है कि इंडिया ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को। 9 टेरर कैंप डिस्ट्रॉय कर दिए, साथ में 4 दिन का लिमिटेड वार था, और 13 इनके जो मिलिट्री और जो एयरफोर्स के बेसिस थे उन पर अटैक किया। 9 एयरफोर्स के जो इनके बेसिस थे उनको तबाह कर दिया, ये इंक्लूडिंग नूर खान बेस और केराना हिल के अंदर जहां पे इनके न्यूक्लियर वेपन छुपे थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे ये पहली बार नहीं था कि यहाँ पे अटैक हुआ। 2015 में पहला सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी म्यांमार के अंदर, और देखिए 2016 में 2017 में जब इन्होंने हमारे सोल्जर को मारा, तो उसके बाद हमने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी पाकिस्तान के अंदर। फिर जब इन्होंने पुलवामा अटैक किया तो हमने बालाकोट स्ट्राइक कर दी, और जब इन्होंने दोबारा कश्मीर के अंदर पहलगाम में हमारे 22 लोगों को मारा, 26 लोगों को मारा अप्रैल 22 को, तो इंडिया ने एक बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान के अंदर, और उनको एक सबक सिखा दिया कि तुमको घर में घुस के मारेंगे। और ये सब कुछ होता रहा, लेकिन आज इंडिया के ऊपर खतरा बना हुआ है, क्योंकि इस जो अटैक किया था सिंदूर, उसके अंदर टर्किश ड्रोन उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, और पाकिस्तान जो चाइना ने इनको मिसाइल दी थी उनका भी सत्यानाश कर दिया इंडिया ने। और दोनों एक घबराए हुए हैं, एक तरफ टर्की और एक तरफ चाइना। लेकिन अब एक बांग्लादेश खड़ा हो गया हमारे सामने, वहां पे मिलिटेंट साथ पे खड़े हो गए हैं, और वहां की जो गवर्नमेंट है मोहम्मद यूनुस की, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है नहीं, उन्होंने जितने भी मिलिटेंट थे अल्फा और बाकी ग्रुप के, जो उनकी जेल में थे शेख हसीना के टाइम में, उनको जेल से छोड़ दिया, और उनको बहुत से लोगों को भेज दिया म्यांमार के अंदर कि वहां से अटैक करो, और यहाँ से तैयारी चल रही थी। लेकिन इंडिया ने बहुत बड़ा काम किया, उन्होंने 100 ड्रोन भेजे, 100 ड्रोन भेजे, और वहां पे जाकर के जो सिलेक्टेड लोगों से, जैसे ओसामा बिन लादेन को मारा था उसी तरीके से इनके लोगों को मारा। 3 अल्फा के लोगों को उनको मर्डर कर दिया। जब ये उनके जनाजे लेके जा रहे थे, या उनकी लाश लेके जा रहे थे, या डेड बॉडी लेके जा रहे थे, तो उस टाइम पे दोबारा से ड्रोन से अटैक किया गया। जो ड्रोन से अटैक किया गया उसके अंदर 2 और इंपॉर्टेंट लोगों को मारा गया, लेकिन इसकी पुष्टि इंडियन गवर्नमेंट ने नहीं की, इसकी पुष्टि की अल्फा के लोगों ने।
और एनएससी के लोगों ने हमारे पे अटैक कर दिया। जब हेमंत बिस्वा शर्मा से बात पूछी गई तो उन्होंने कुछ हिंट तो दे दी कि अटैक किया गया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट चुप है। एक स्ट्रेटजी है इंडियन गवर्नमेंट की कि हमने मार दिया, तुमने गिननी है लाशें, गिनो, बताओ जिसको, क्योंकि हम कहेंगे कि हमने स्ट्राइक किया तो फिर कांग्रेस पूछेगी हमें बताओ आपने किस किस को मारा, आप उसकी फोटो दिखाओ, आप ये दिखाओ, आप वो दिखाओ। तो गवर्नमेंट ने कहा भाई हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन जो अल्फा है उन्होंने कह दिया कि हमारे तो इन्होंने जो लाशें लेके जा रहे थे तब भी मार दिया। तो इंडिया ने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया पाकिस्तान को, बांग्लादेश को और म्यांमार के अंदर जो मिलिटेंट बैठे हैं कि तुम्हें हम चुन चुन के मारेंगे। और ये है ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 जो किया गया म्यांमार के अंदर। बांग्लादेश भी हमको धमकी दे रहा था, जब बांग्लादेश के मोहम्मद यूनिस तो इंडिया को धमकी दे रहे थे कि हम तो तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट को ले लेंगे, सेवन सिस्टर्स को ले लेंगे, हम वेस्ट बंगाल को ले लेंगे, उड़ीसा को ले लेंगे। अब उनको समझ में आ गया ले तो कुछ लोगे लेकिन दोगे क्या, तुम्हारी लाशें पिट जाएंगी। और इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को बता दिया है कि आपने तो ऑपरेशन सिंदूर देखा, हमारे एयर पावर देखी, हमारे ब्रह्मोस मिसाइल देखी, हमारे फाइटर जेट देखे, हमारे सुकोई देखे, हमारे रफाल देखे, लेकिन हमारे ड्रोन भी देख लो भाई। तो एक ड्रोन की पावर दिखा दी इंडिया ने। पहले तो हमने S-400 की बात की थी, फिर आकाश मिसाइल सिस्टम की बात की थी, फिर बराक 8 डिफेंस सिस्टम की बात की थी। आज इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को बता दिया कि हमारे पास ड्रोन की कमी भी नहीं है। सर ये जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अच्छी बातें हुई उसमें, वो हमने अपना दम दिखा दिया, हिंदुस्तान क्या है दुनिया को दिखा दिया। खाली जो गलत बात हुई है, जो एक नेगेटिव बात हुई है, वो है जो लास्ट मिनट में हमारी नेवी को रोक दिया गया, जो बिल्कुल रेडी थी कि कराची पोर्ट और उसके साथ पूरे 6-7 मील के एरिया को पूरा ध्वंस करने के लिए रेडी थी। जस्ट बिफोर दे वर, और ये अमेरिका को खबर पहुंच गई थी कि भाई ये बहुत बड़ा अटैक होने वाला हमारी नेवी का, और सही मतलब एकदम लास्ट मोमेंट पे उनके जो हाथ खींच दिए गए, दैट वाज मोस्ट अनफॉर्चुनेट। उदय बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी रियलिटी और बता दूं, क्योंकि आप जो बात कर रहे हो जनता की बात कर रहे हो कि जनता को यह है कि हमारी नेवी को क्यों नहीं यूज किया गया। देखो पहली बार हमने यूज किया अपनी एयरफोर्स जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की, दूसरी बार भी हमने एयरफोर्स को यूज किया, लेकिन साथ में हमारी आर्मी को इन्फिल्ट्रेट नहीं की पाकिस्तान के अंदर। उन्होंने खड़े खड़े पाकिस्तान पे अटैक किया, एक जगह खड़े होकर के मिसाइलें फेंक दी, ब्रह्मोस फेंक दिया, लेकिन वो फोर्स को यूज नहीं किया गया। और देखिए ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान से वार खत्म हो गया, ऑपरेशन सिंदूर तो चल रहा है ना, अब नेक्स्ट फेज भी तो चाहिए आपको। लेकिन एक और बात बता दूं कि नेवी बहुत परेशान है कि हमें यूज नहीं किया गया। उनका हमारे जो उंगली थी वो बटन के ऊपर थी, सब कुछ रेडी था। लेकिन आपको बता दूं दूसरी बात कि जब से पाकिस्तान ने कहा कि हम अपने टेरर कैंप्स को दोबारा बना रहे हैं, वहां पे तैयारी चल रही है क्योंकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आई हैं और वहां पे टेररिस्टों को भी खड़ा कर दिया गया, तो हमारी नेवी को परमानेंटली पोस्ट कर दिया गया अरब सागर के अंदर, पाकिस्तान के कराची पोर्ट के आसपास। हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर इस टाइम पे पाकिस्तान के आसपास बैठा है कि पाकिस्तान हरकत करे और बर्बाद करे। लेकिन पाकिस्तान सोच रहा है कि अगर मैं करूंगा तो ये तो बर्बाद कर देंगे, इसलिए वो सोच रहा है कि हम अपने मिलिटेंट को भेजेंगे नेपाल के रास्ते, क्योंकि वो हमारा पोरस बॉर्डर है 16 से 91 किलोमीटर का। तो हम वहां पे भी हमारे इंटेलिजेंस को स्ट्रेंथन किया गया, क्योंकि नेपाल के अंदर पाकिस्तान के ऐसे के बहुत सारे लोग बैठे हैं उनकी एम्बेसी के अंदर। मैं भी वहां पे रहा हूं, मैं जानता हूं वहां पे पहले फेक करेंसी का भी काम होता था, मिलिटेंट को भी घुसाया जाता था। लेकिन अब जो है इन्होंने काम स्टार्ट किया है, क्योंकि बांग्लादेश की तो हवा निकली हुई है जब से ऑपरेशन सिंदूर किया हुआ है। और उनकी आर्मी ने भी कह दिया है मोहम्मद यूनिस से कि आप इंडिया से पंगा मत लेना, कि हम उनके साथ लड़ने की पोजीशन में नहीं है। हमारे पास 1.5 लाख की आर्मी है, उनके पास तो 13 लाख की आर्मी है। फिर हमारे पास ना तो मिसाइल, ना टैंक, हमारे पास ना एयरक्राफ्ट है। लेकिन इन्होंने म्यांमार का रास्ता चुना है, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ हथकंडे अडॉप्ट करता है बैक पे अटैक करने का, पीछे से अटैक करने का, क्योंकि डरपोक लोग हैं, टेररिस्ट बहुत डरपोक होते हैं। क्योंकि मैं देखा जब टेररिस्टों को पकड़ते हैं तो उनसे जब बात की जाती है तो उनको टॉर्चर करने से पहले उनका पेशाब निकल जाता है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने कई टेररिस्टों को देखा है कि जब उनसे बातचीत करते हैं, कि उनको टेबल पे बिठाते हैं, कि उनसे इंटरोगेशन शुरू होती है, उससे पहले उनकी पेंटे गिली हो जाती है। वैसे पाकिस्तान के अंदर मोदी के नाम पे तो उनकी वैसी पेंटे गिली है, आसिम मुनीर की पेंट गिली है, शहबाज शरीफ की पेंट गिली है। लेकिन म्यांमार के रास्ते उन्होंने चुना कि इस रास्ते से इंडिया को अटैक करें, इंडिया को डिस्टर्ब करें। लेकिन उससे पहले हमने म्यांमार के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, और बहुत बड़ी स्ट्राइक है, बहुत बड़े। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने वर्ल्ड को दिखा दिया ड्रोन का जो किंग है वो इंडिया बनने जा रहा है। ठीक है, चाइना हमारे से आ गया, टर्की इससे पहले क्लेम करता था कि उसके पास TB2 बरकरार ड्रोन्स हैं और वो किंग बना हुआ था ड्रोन्स का। आज इंडिया एक तो जो हमारे डिफेंस सिस्टम है उसका राजा बन गया है, और दूसरी तरफ इंडिया बन गया राजा ड्रोन्स का। और एक मैसेज दे दिया गया है, यहाँ तो हमने 100 ड्रोन्स यूज किए हैं, हमारे पास मतलब 1000 ड्रोन तो हैं, या 2000 ड्रोन है या 3000 ड्रोन है।
लेकिन आज जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है उसकी मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि इंडिया की पावर इंडिया ने दोबारा से दिखा दी, ड्रोन पावर। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसके बारे में मैं जिक्र करना चाहूंगा कि हमारे अभी फॉरेन मिनिस्टर गए हैं चाइना, एंड दे इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिप, और बहुत पॉसिबिलिटी है कि बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज के ऊपर सेटलमेंट हो जाए, और कम से कम चाइनीज लोगों का जो बड़े एक्साइटेड होके जो हमारी एंटी इंडियन फोर्सेस को जो सपोर्ट कर रहे थे, आई थिंक दैट इज गोइंग टू स्टॉप। एंड बाकी ये जो हमारे कॉकरोचेस हैं, जो टेररिस्ट कॉकरोचेस जो हैं, इनको भाषा एक ही नजर आती है सर, इनसे बातें करने का कोई फायदा नहीं है, इनको जूते चप्पलों से ही मारने का है। और यही हमारे जूते चप्पल इन द फॉर्म ऑफ ड्रोन एंड मिसाइल, अभी तो मिसाइल्स पड़े हुए हैं सर, अभी तो ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे अभी तक पता नहीं लगी पाकिस्तान को, और दुनिया भी समझ नहीं रही जो स्पेस टेक्नोलॉजी यूज की गई है इन दिस 4 days अटैक। ये किसी को भी देखो उदय, ऐसा है कि हमारे जो है ना डिफेंस के लोगों ने कुछ स्टेटमेंट दी थी, जैसे हमारे NSA हमारे जो CDS ने स्टेटमेंट दी थी कि और कि पाकिस्तान ने को चाइना ने हेल्प किया। चाइना ने अपने 20 इनके सैटेलाइट से पूरी खबर दे रहा था वॉर के टाइम में। इंडिया ने उस टाइम पे 14 सैटेलाइट को डिप्लॉय किया था, लेकिन इंडिया इस टाइम पे बहुत फास्टली अपने और ज्यादा सैटेलाइट बना रहा है। 52 सैटेलाइट्स बन रहे हैं, यानी कि 52 और सैटेलाइट बन रहे हैं जो आसमान पे छोड़े जाएंगे और पूरे बॉर्डर को सेफगार्ड करेंगे, क्योंकि आजकल हाई टेक्नोलॉजी है उसकी बात होती है, आजकल ड्रोन की टेक्नोलॉजी की बात है। आज हम सबमरीन भी बना रहे हैं, आज हम टैंक्स बना रहे हैं, साथ में टैंक्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, साथ में गन्स बना रहे हैं, साथ में डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहे हैं, साथ में मतलब जो हमारा S-400 है उसका लोकल सिस्टम भी बनाया जा रहा है इंडिया के अंदर, और सामान परचेज कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे ये जिसके अंदर इसरो इज प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हमारे हमारी कंपनी देखिए, अडानी को तो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। राहुल गांधी को क्यों दिक्कत है अडानी से? क्योंकि अडानी नेशनलिस्ट है, अडानी नेशन के काम करता है। बहुत सी कंट्रीज के अंदर अडानी ने वहां के जो पोर्ट्स हैं उनको लिया हुआ, उनके डेवलपमेंट का काम लिया है चाइना को डिफीट करके, और अडानी डिफेंस वो काम कर रहा है, रिलायंस डिफेंस वो भी काम कर रहा है, फिर टाटा डिफेंस वो भी यहाँ पे काम कर रहा है, फिर और L&T वो तो बहुत आगे निकल चुका है, और बहुत सी और कंपनियां काम कर रही है हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर। डिफेंस को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, गवर्नमेंट भी बनाएगी, DRDO बनाएगी, साथ में HAL काम करेगा, साथ में जो प्राइवेट कंपनी है और वो बनाएगी। सारे टाइप के एम्यूनिशन बनाए जा रहे हैं, और हमारे पास, जब मैं बात कर रहा हूँ कि हमारे पास शायद 30 दिन का एम्यूनिशन था जब हमारा पाकिस्तान से वॉर स्टार्ट हुआ था, लिमिटेड वॉर था। अब इंडिया 60 दिन का एम्यूनिशन बना रहा है, साथ में इंडिया अपने ऑयल रिजर्व्स और बना रहा है, डबल कर रहा है अपने ऑयल रिजर्व्स, ताकि हमारे पास 60 या 90 दिन का ऑयल हो अगर कहीं वार हो जाता है। तैयारी, अगर हमारी तैयारी होगी तभी हम वार को डिफीट कर पाएंगे या वार को अवॉइड कर पाएंगे। अगर हम तैयार नहीं होंगे तो हमारे पास वार दोबारा हो सकता है। चलिए, हमने बहुत सी बात कर ली सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर, मुझे लगता है कि यहीं पे बात खत्म करें। बात लंबी तो हम बहुत लंबी कर पाएंगे, डिफेंस के ऊपर भी मैं बहुत से वीडियो बनाता हूँ, आपको बताइए। तो लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, उसको प्रमोट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। और उदय जी, आप फाइनल वर्ड कीजिएगा, उसको बंद करिएगा। जय हिंद सर। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि सर सत्य की जीत होगी, और ये नया भारत है, घर में घुस के मारेगा, हवा से मारेगा, कहाँ से मारेगा दुश्मन को नहीं पता लगने वाला। सो जय हो इसरो की भी, जो कमाल की टेक्नोलॉजी हमारे डेवलप कर रही है, देश को डेवलप कर रहे हैं। जय हिंद सर। जय, ठीक, जय।